तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार अर्जुन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 258 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे गॉड किंग वोजिन को पता चल गया होता कि क्या वो सब कर रहे होते हैं, जिसके साथ वो अपने मोरोसा को ये बात बता देता है। मोरोसा सीधे निकल पड़ता है लूफेंग को बताने के लिए, जिसके साथ हमें हुआंग सिटी स्टार टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। बताया जाता है कि जब से लूफेंग के पास आई ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑब्टेन हुई है, लूफेंग को दुनिया का देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने आप को एक नॉलेज सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर रखा था, जिसके साथ वो एक एक करके कई सारे सीक्रेट टेक्निक को कंप्लीट करने लगता है। और तभी लूफेंग को मोरोसा की आवाज आती है जो कहता है मास्टर मास्टर। अब लूफेंग अपनी आंखों को धीरे से खोलता है और टेम्परली अपने कल्टीवेशन को रोक देता है। मोरोसा से कहता है मोरोसा आखिरकार मसला कहाँ है। अब यहाँ पे लूफेंग अच्छे से जानता था कि जब तक कोई मसला बहुत बड़ा ना हो, मोरोसा कभी भी आकर लूफेंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे मोरोसा लूफेंग से क्या था मास्टर व्हाइट डेमन लॉर्ड और लैंडवो लॉर्ड जो कि थंडर एंशिएंट किंगडम से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सीक्रेटली अपने सब ऑर्डिनेट को डिस्पैच कर रखा है, जिससे कि वो बॉर्डर कंट्रीज के अंदर जितने भी टेरिटरीज हैं उन सबको रेड कर सके। और वो लोग ये सब एक दो साल से नहीं बल्कि 70 सेंचुरी से कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे लूफेंग को सारी चीजें बताने लगता है। अब यहाँ पे लूफेंग जैसे ही सोचता है कि क्या वो लोग एक दिन से नहीं बल्कि 70 सेंचुरी से ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि 70 सेंचुरी कोई छोटा नंबर नहीं होता और इतने में बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को गैदर किया जा सकता है। और यहाँ पे लूफेंग जानता था कि लास्ट टाइम जब उसने एक्शन लिया था तो उसने अर्जुन कॉन्टिनेंट के टॉप 10 सीनियर्स को मार डाला था, जिनमें से गॉड किंग्स आते थे, एम्प्रेस और मोनार्चेस आते थे, 2 एंशिएंट रॉयल फैमिलीज के ही, जो कि थंडर एंशिएंट माउंटेन में छिपने के बावजूद भी लूफेंग उन सबको मारा था। इस वक्त लूफेंग के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए लूफेंग ने उन सबको लूर करने के लिए उन सबको लालच देकर बाहर निकाला था, जिसके कारण वहां पे लूफेंग को एम्पर युआन के बारे में पता चला था और उसने एम्पर युआन को मार डाला था। उसके मारते ही पूरे के पूरे अर्जुन कॉन्टिनेंट में हंगामा मच गया था। लूफेंग सॉफ्टली कहता है कि उस वक्त से लेकर अभी तक गैलेक्सी किंगडम को एस्टैब्लिश हुए 370 ईयर्स हो चुके हैं। मैंने एक बार भी उन सब पर उंगलियां नहीं उठाई, लेकिन आखिरकार किसने सोचा था कि वो लोग ऐसा करेंगे। जब तक कि वो ऐसा मेजर सीन्स कमिट नहीं करेंगे मैं उन पर नहीं उंगली उठाता, मैं उन्हें जाने देता। आखिरकार किसने सोचा था कि मेरे टीम पर इतना अच्छा होने के बावजूद भी वो सब ऐसा करेंगे। अब लूफेंग यहाँ पे अच्छे से जानता था कि वो इन सब में शांति बनाना कितना जरूरी है, इसलिए लूफेंग छोटे मोटे पापों पे उन सब पे अटैक नहीं करता। तुम यार जाके हजारों को मार सकते हो, लेकिन मिलियंस और बिलियंस को मारना ये कुछ ज्यादा सच में हो जाता है, जिसके साथ उन्होंने अपने जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती गैलेक्सी किंगडम और 2 एंशिएंट किंगडम्स को उसने बरकरार रखा था। लूफेंग चाहता था कि वो सब शांति से रहें, इस कारण लूफेंग भी यानफेंग एंसेस्टर और थंडर एंसेस्टर को कुछ कर सकता था और ना ही यानफेंग एंसेस्टर और थंडर एंसेस्टर लूफेंग का कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसलिए सब लोग अपने स्टेप को पीछे रखा करते थे, जिसके साथ मोरोसा अपने मास्टर से कहता मास्टर आपकी टेम्पर काफ़ी अच्छा है, मेरे ओपिनियन में आपको अर्जुन कॉन्टिनेंट में फ्रीक्वेंटली पेट्रोल करना चाहिए और जो भी मेजर सिंस कमिट करता है उसको मार डालना चाहिए। अब यहाँ पे वो कहते हैं मास्टर आप तो सच में अपने कल्टीवेशंस में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हो, ये पेट्रोलिंग का शायद मुझे ही संभालना होना पड़ेगा। मोरोसा फिर आगे कहता है कि जब आप किसी मेजर सीनियर्स को ढूंढोगे तो उन्हें मार डालना, उन्हें और मार डालना, इतना मारना कि जितने भी मेजर सीनियर से पाप करने वाले उन्हें पाप करने की हिम्मत ही ना मिले। यहाँ पे ये सारी बातें हो रही थी, सब लोग डिस्कशंस कर रहे होते हैं, मोरोसा की सारी चीजें बता रहा होता है। लूफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे कर सकते हैं। मोरोसा की बात सुनकर लूफेंग कहता कि मोरोसा तुमने सही बात कही है, लेकिन वो पूछता कि आखिरकार तुम्हें ये बात पता कैसे चली कि उन्होंने ये क्राइम कमिट किया है। तो मोरोसा जल्दी से वहाँ पे कंप्लीट रिपोर्ट भेजते हुए कहता कि मैं आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन देता हूं जैसे कि मुझे एम्पर ग्यूजी ने दिया है। लूफेंग उसको देखने लगता है। लूफेंग इस बात से हैरान हो गया था कि जो इंफॉर्मेशन दिखाई गई है वो काफी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। लूफेंग ये अच्छे से जानता था कि एम्पर ग्यूजी का ये स्टाइल नहीं है। जिस तरह से इंफॉर्मेशन आया था, मतलब एम्पर ग्यूजी इतने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकता था। लूफेंग अच्छे से जानता था क्योंकि उसने उसके साथ अच्छे से फाइट बहुत बार कर ली होती है। इसके साथ लूफेंग अपने थर्ड आई को यूज करता है
और अपनी गैलेक्सी किंगडम के कैपिटल की तरफ देखने लगता है। एक ही झटके में वो एम्पर ग्यूजी और साथ में वोजिन गॉड किंग को भी देख रहा होता है, जो कि एम्पर ग्यूजी केव में मौजूद होते हैं। अब लूफिंग समझ जाता है कि इसे जरूर वोजिन गॉड किंग ने ही सुलझाया होगा। अब वोजिन गॉड किंग बहुत ही कॉशियसली से एक्ट करता था। उसकी जो एक्सलेंट इवेजन और कंसीलमेंट टेक्निक थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लूफिंग ने उसके साथ रहकर ये बात तो अच्छे से जान ली थी और वो पता चल जाता कि उसी ने ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशंस को अनकवर किया होगा। लेकिन लूफिंग एक इंफॉर्मेशंस पे इतना ही जल्दी भरोसा नहीं कर सकता है। मतलब कि इंफॉर्मेशंस में कुछ तो गलत हो सकती थी। लूफिंग जानता था कि ये सही होगा, लेकिन फिर भी वो आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकता था। इसके साथ वो कहते हैं ऐसे तो कोई भी आएगा, कंप्लेन करेगा और तुम बिलीव कर लोगे उस पर। सबसे पहले तुम्हें उसके बारे में जानना होगा कि क्या तुम वो सच कह रहा है। अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो तुम उसका टूल बन जाओगे। वो मुरुसा को समझाने लगता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि देखो जो इंफॉर्मेशंस मिली है उसके अंदर इंपॉर्टेंट सब ऑर्डिनेट्स मौजूद हैं जो कि व्हाइट डेमन लॉर्ड और लॉर्ड लैंडलुओ के अंदर आते हैं, तो हम ऐसे ही उनसे फाइट नहीं कर सकते हैं। अब लूपिंग वहां पे उन सारे नाम्स को देखता है और अपनी तीसरी आंख को यूज करके उन सारे टारगेट को लॉक करना शुरू करता है। लूपिंग की तीसरी आंख आराम से किसी भी ऑर्डिनरी अल्टीमेट गॉड किंग की ही तरह बाकी सारे टारगेट्स को लॉक कर सकती थी। अब देखो जितने भी बंदे अल्टीमेट 12 में आ जाते उनके पास ऑटोमेटिकली ये लॉक करने की टेक्निक आ जाती है। और जिन कॉन्टिनेंट में कहीं भी क्यों ना भाग लो, ये लॉकिंग टेक्निक हमेशा ही तुम पे काम रहती है जब तक कि तुम स्टार टावर जैसे सीक्रेट ट्रेजर्स में जाके ना छुप जाओ। जिसके साथ लूपिन वहां पे गॉड किंग जीव चेंस पे अपनी नजर बना लगता है, जो कि असल में अभी सिर्फ गॉड किंग का फर्स्ट लेवल का ही बंदा था। गॉड किंग जीव चेन अपने लॉर्ड लैंडुओ की कोर बैकबोन में से आता था। समझ लो तो उसके सब ऑर्डिनेट की तरह काम किया करता था। लूफिंग उसकी तरफ देखने लगता है, जिसके साथ हमें गॉड किंग जीवचेन का सीन दिखाया जाता है, जो अपने केव में बहुत ही परेशान था और कहता है मैं जानता था मैं अपने टेरिटरी जो कि एंशिएंट नेशंस में काम कर रहा हूँ ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इसे 70 सेंचुरी से करता आया हूँ और जो मैंने किया है अभी तक उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। कई सारे रॉयल गॉड किंग्स ने भी इन सबको ट्रेस करना शुरू कर दिया है और ये रॉयल फैमिली के अंदर अब कोई सीक्रेट नहीं रहा, जैसे कि व्हाइट डेमन मोनार्च और लैंडलुओ मोनार्च ने अपने सब ऑर्डिनेट्स को भेज रखे हैं, जिन्होंने अपने लार्ज स्केल लूट किए हैं एंशिएंट कंट्रीज में। वो बंदा भी समझ चुका था कि बहुत ही जल्द यहाँ पे खुलासा होने वाला है, ये मैटर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए उसने अपने आप को अभी बंद कर लिया होता है। वो पहाड़ किडनैपिंग करने नहीं जाता तब तक कि वो शांत हो सके। यहाँ पे वो ये भी कहता कि रॉयल फैमिली तो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो मोनार्च इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन असल खतरे में वो तो मैं हूँ। गॉड किंग जीवचेन काफी ज्यादा अनईजी फील कर रहा होता है, लेकिन सडनली वहां पे एक टेरिफाइंग वेव आ जाती है जो कि इंस्टेंटली गॉड किंग जीवचेन को अपने अंदर निगल लेती है। गॉड किंग जीवचेन को पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। उसकी कॉन्शियसनेस थोड़ी थोड़ी हेजी होने लगती, थोड़ी सी कह सकते हो कि डिजी टाइप की होने लगी थी, वो रेसिस्ट भी नहीं कर पाता। अब यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता कि लूपिंग जहाँ पे अपनी तीसरी आंखों से देखा करता है, वहां पे लूपिंग अपने सोल तक को डिसेंड करा सकता है। मतलब लूपिंग यहाँ पे बैठे बैठे किसी को ऊपर सोल अटैक भी कर सकता है। ये पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी, ऐसा समझ लो कि लूपिंग बैठे बैठे कुछ भी कर सकता है, चाय नाश्ता कुछ भी मंगा सकता है। अब यहाँ पे लूपिंग उसको देखने लगता है और क्या था कि चलो आखिरकार पता लगाते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या मौजूद है। और हमें लूपिंग की इस बार में भी बताया जाता है कि लूपिंग उन सबको कंट्रोल कर सकता था, अपने इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकता था, और लूपिंग ने अपने टाइम के साथ विल पावर्स को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया था। इसी के साथ ये भी बताया जाता है कि लूपिंग के बाद जो ली युआन टेक्निक होती है उसमें किलिंग के अलावा भी कई सारे सीक्रेट मेथड्स मौजूद होते हैं, जैसे सप्रेस करना और कंफ्यूज करना। लेकिन पास्ट में लूपिंग के पास इतनी पावर्स नहीं थी, वो सिर्फ इसको लीथल मूव्स की तरह यूज करता था जिससे कि वो एनिमी को पूरी तरह से एनिलेट कर सके। लेकिन इस मूवमेंट में लूपिंग अपने आप को इस तरह कंफ्यूजिंग और सप्रेसिंग की पावर्स में यूज कर पा रहा होता है। लूपिंग की जो मेंटल विल होती है वो काफी ज्यादा होती है, और एक फर्स्ट लेवल का गॉड किंग बनना आखिरकार लूपिंग के सामने क्या ही रेसिस्ट कर पाएगा। लूप जो जियाचुन गॉड किंग होता है वो कंप्लीटली कह सकता हो कि नींद में ही चला जाता है और रेसिस्ट भी नहीं कर पाता है, मतलब वो कुछ कर पाएगा ही नहीं। इतना लूपिंग ने उसको इतना ज्यादा झकझोर कर रख दिया होता है, बंदे की ऐसे ही फट चुकी थी, लेकिन क्या ही कर सके, उसकी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी गायब हो चुकी थी, इसलिए उसको कोई भी एबिलिटी नहीं थी कि वो लूपिंग को रेसिस्ट भी कर सके।
जिसके साथ लूफेंग कहता कि मुझे इसके मेमोरीज को भी चेक करना होगा। देखो, अगर कोई बंदा यहाँ पे सोया नहीं रहेगा, मतलब अनकॉन्शियस नहीं रहेगा, तो वहाँ पे कोई भी बंदा उसके फ्रैगमेंट्स को नहीं देख सकता, मेमोरीज को नहीं देख सकता। यहाँ तक कि लूफेंग भी अपनी तीसरी आंखों से सिर्फ उसके थॉट्स को पढ़ सकता है, ना कि उसके मेमोरीज में जाकर देख सकता कि वहाँ पे क्या क्या उसने किया है, क्या क्या हुआ है। लेकिन जब किसी का कॉन्शियसनेस ही सो गया होता है, उसकी एबिलिटी चली जाती है रेसिस्ट करने की, तो लूफेंग आसानी से अपने ऑब्जर्व द मेमोरी टेक्निक को यूज करके उसके थॉट्स को पढ़ सकता है, उसके पास्ट के मेमोरीज को जान सकता है। ये असल में एक ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी होती है जो कि नॉर्मली हाई लेवल ह्यूमन लाइफ में पोजेस की जाती है, उनके पास ऑलरेडी आ जाती है। लेकिन लूफेंग के बारे में हमें पता है वो कितना ही ज़्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे लूफेंग उसकी तरफ देखने लगता है, उसे पता चल जाता है कि सच में ये लॉर्ड लॉन डुओ के द्वारा डिस्पैच किया गया है, जिसके कारण लूफेंग के अंदर से किलिंग इंटेंट निकलने लगती है। और ये भी उसे पता चलता कि वो लॉर्ड लैंडो का सबसे मोस्ट लॉयल हेंचमैन की तरह है, जिसने पूरी की पूरी कह सकते हो कत्लेआम, किडनैपिंग ये सब करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। और यहाँ पे उसने बाकी के कितने बॉर्डर कंट्रीज के अंदर बंदों को उठाया है, और यहाँ पे वो सारे स्मॉलर टेरिटरीज को टारगेट बना रहे होते हैं। इसके साथ उसे ये भी पता चलता है कि कैसे इस बंदे ने थंडर एंसेंट किंगडम्स के अंदर के वाइल्डनेस एरियाज के अंदर को जाकर वहाँ पे लूटा था। वहाँ के एरियाज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक तो लॉर्ड लॉन डुओ, एक दूसरा लॉर्ड वाइट डेमन के रूप में। और इन्होंने लगभग 70 ईपोस तक उसको लूटा था। और जितने टोटल नंबर ऑफ प्लंडर बेंग्स की बात करें तो उनके पूरे एरियाज के अंदर जितने बंदे थे उसके 120 क्रिएचर्स को उन्होंने लूट लिया, उन सबको उठा लिया। मतलब मान लो 100 बंदे हैं तो उनमें से 20 बंदों को उन्होंने मारकर कहा गया है, ऐसा कहा जाता है। लूफेंग ये बात जानकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि क्या इन्होंने इतना ज्यादा मार दिया है। अब थंडर किंगडम की बात करें तो एक्सपेंस में वो बहुत सारे सेवरल रेट फर्स्ट रेट नेशंस तक को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस और सेंट्रल रीजन्स थे ओरिजिन कॉन्टिनेंट पे। तो बाकी के जो दूसरे रीजन्स होते हैं वहाँ के मुकाबले यहाँ काफ़ी ज़्यादा बंदे रहा करते हैं। मान लो किसी और फर्स्ट नेशंस में 100 लोग रहा करते तो यहाँ थंडर नेशंस में 200 लोग रहा करते हैं। मतलब आप किसी फर्स्ट दूसरे नेशंस में कत्लेआम मनाते हैं 120 करोगे तो वहाँ पे 100 में से 20 ही कर पाओगे। वहीं पे अगर नेशंस इस नेशन की बात करो 40, मतलब डबल, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जो थंडर एंसेंट किंगडम्स के अंदर है वाइल्डनेस एरियाज के अंदर 90% पॉपुलेशन वहाँ रहा करती है। कुछ ही बंदे थे जो कि 10% पॉपुलेशन में आते वो सिटी में रह सकते थे। और इन्होंने वाइल्डनेस एरियाज में इतने सारे सालों तक इतने सारे कत्लेआम मचाए हैं, वो भी इतने ज़्यादा, आखिरकार कौन ही समझ पाएगा इस 77 सेंचुरीज में कितनों बंदों को उन्होंने मारा होगा। वाइल्डनेस एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो वहाँ पे पूरे के पूरे अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है कि वहाँ पे बंदे कितने मौजूद होंगे। लेकिन फिर भी गॉड किंग जियाचुन ने पूरी तरह से उन सबको मारा था। अब देखो, गॉड किंग जियाचुन असल में लॉर्ड लैंडुओ के अंदर ही काम कर रहा था, तो लूफेंग ऑफ कोर्स इसको भी तो मारेगा ही, इसको तो छोड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे हमें डाटा के मुकाबले बताया जाता है कि वहाँ पे उन्होंने एस्टिमेट रफ प्रपोर्शन लगाया था कि कितने आखिरकार बैंक्स को प्लंडर किया गया था। और हमें गॉड किंग जियाचुन की मेमोरी से ये पता चलता है कि वहाँ पे उन्होंने बहुत दफ़ा बंदों को किडनैप करके अपने गॉड किंग, अपने थंडर मोनार्क्स के पास भेजा होता है। और हर एक बार जब वो बेचता है तो वहाँ पे वो ट्रिलियंस ऑफ बैंक्स को पकड़ कर ले जाता है। मतलब 1-2 मिलियन बिलियंस नहीं, यहाँ पे ट्रिलियंस की बात कही गई है। देखो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ट्रिलियंस कही गई है, लेकिन वहीं पे आगे जाके जब लूफेंग एंसेंट मोनार्क से मिलता है तो उससे बिलियंस में कहता है। मतलब यहाँ झोलझाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके साथ यही जानकर लूफेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बहुत ही गुस्सा करने लगता है कि हर एक बार में ट्रिलियंस को भेजा गया है। तो सोचो 17 सेंचुरीज में उन्होंने कितना ही ज़्यादा बंदों को मारा होगा। और कंपेयर किया जाए लॉर्ड लैंडवो तो उसके सामने लॉर्ड टियान को उनका जिक्र भी करना वो इनवर्थ लगता है, मतलब वर्थ भी नहीं होता है। यहाँ पे लूफेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि यहाँ पे एक एंसेंट किंगडम का मोनार्क जब पागल हो जाता है तो ये सच में टेरिफाइंग होता है। मतलब देख रहे हो लूफेंग के डरने के बाद भी वो इतने बंदों को मार रहा है। अगर लूफेंग ना होता तो बंदे यहाँ मौत की नदियाँ बहा देते, इतने ज़्यादा वो बंदों को मारते।
जिसके साथ ये भी बताया जाता है कि एम्परर युआन वो बंदा था जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा सोल को प्लंडर किया होता है। प्लंडर मतलब समझ लो खाया निकल लिया, कच्चा जवाब कुछ भी समझ लो वैसा ही। जहाँ पे बात करें मास्टर डी चुकी तो वहाँ पे उन्होंने भी उन सबको सेव करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी लू फेंग ने एम्परर युआन को सबके सामने मार दिया था। इनिशियली देखा जाए तो ब्लैक ईगल एंसेस्टर भी वो सेकेंड मोस्ट सिंफुल बंदा था। वहाँ पे वो ऑलरेडी थंडर एंसेंट किंगडम्स के द्वारा बचा लिया गया था क्योंकि वो अंदर छिपा हुआ था। लू फेंग अपने उसे टेक्निक से मार नहीं पाता, सारे टेक क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन वहाँ के फॉर्मेशंस की वजह से वो बच चुका था। और लैंड लो मोनार्स भी उन्हीं में से एक था। अब लू फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता और कहता कि कुत्ते को चबाने की आदत कभी नहीं जाती। और यहाँ पे ये थंडर एंसेंट किंगडम्स के कुछ मोनार्स आखिरकार कैसे ही कर सकते हैं, उन्होंने खाना कैसे शुरू किया। लू फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता, उसकी पावर्स निकलने लगते और क्या सकते पूरा का पूरा वॉइड सीक करने लगता है। एट फर्स्ट अगर बात करें तो लू फेंग उन सबको जाने दे रहा था, लेकिन आखिरकार कैसे वो कर सकता है, जिसके साथ लू फेंग चला जाता है अपने कॉन्शियसनेस कह सकते हो तीसरी आंख से थंडर एंसेस्टर्स की तरफ देखने, थंडर माउंटेन में देखने, वहां पे उन सब का पता लगाने ताकि घुस के उस सब को मार सके। यहाँ पे बताया जाता है कि वो पूरे के पूरे होली लैंड के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे थंडर एंसेस्टर का क्लोन रहता है, साथ में दूसरे लॉर्ड जैसे लॉर्ड लैंडू और साथ में लॉर्ड वाइट डेमन भी रहा करते हैं। अब लू फेंग भी उस थंडर माउंटेन को ऑब्जर्व करने लगता है, जहाँ पे उस थंडर माउंटेन को देखकर वो भी हैरान हो गया था कि ये सच में बहुत बड़ा है। लू फेंग अपनी तीसरी आंखों से वहाँ के मिस्ट्रीज को देख पा रहा था, उसके स्ट्रेंथ को देख पा रहा था, उसके वीकनेस को देख रहा था। अल्दो थंडर माउंटेन की जो पावर्स थी वो काफी ज्यादा थी, लू फेंग अपने करंट स्ट्रेंथ के बाद भी वहाँ पे अपने स्टार टावर और आई ऑफ लाइफ एंड डेथ की यूज करके उसमें ब्रेक कर सकता था, उसको तोड़कर अंदर जा सकता था। लू फेंग जिसके बाद उसके अंदर की और भी थंडर माउंटेन के सीक्रेट स्पेस के अंदर के टेरिफाइंग फिगर्स को भी देखने लगता है, जो कि वहां पर छिपे हुए होते हैं। लेकिन यह उन सब के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो थंडर माउंटेन इसलिए ज्यादा फियरसम था क्योंकि वहां पे थंडर एंसेस्टर रहा करते थे। अब लू फेंग की आंख अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ से उन साइड थंडर माउंटेन्स के अंदर जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे उन सबको तोड़कर, जितने भी स्पेशल बैरियर्स थे, फॉर्मेशन ट्रैप्स थे, उन सबको तोड़ते हुए वो अंदर जाने लगता है। और उसकी नजर वहां पे एनफेंग एंसेस्टर्स नहीं मतलब थंडर एंसेस्टर की तरफ जाने लगती, जिसको देखकर लू फेंग उसकी तारीफ करते हुए कहता कि इसकी फिजिकल बॉडी तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, इसकी फिजिकल बॉडी तो यानफेंग एंसेस्टर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही है। ऐसा हो क्यों ना, क्योंकि उसने ह्यूनवान की कल्टीवेशंस को चूज किया था, जिसमें कि वो अपने बॉडी को इतना पावरफुल बना पाया था, जिसके साथ वो उसके और भी फिजिक्स को देखने लगता है। वो ये समझ जाता है कि अगर ये बाहर की दुनिया में होती तो वहां पर आराम से लू फेंग इसके हाथों से हार सकता था। और साथ में इस बंदे की इतनी पावर थी कि युआन की जितने भी ट्रेजर्स छोड़े गए थे जिसको कि लू फेंग ने लूटा था, वो गॉड एम्पायर के फर्स्ट लेवल पे थी, उन सब ट्रेजर्स को ये बंदा आराम से तोड़ सकता था। अब लू फेंग यहाँ पे देख रहा था उसके वीकनेसेस को भी और उसके स्ट्रेंथनिंग को भी। जहाँ पे लू फेंग ये देख रहा था कि उसकी वीकनेस क्या है, वहां पे वो देख पाता कि थंडर एंसेस्टर सब बस ऐसे बैठे हुए थे, जहाँ पे लू फेंग उस पर अटैक कर सकता था, उसके वीकनेस पे अटैक कर सकता था, लेकिन नहीं करता, क्योंकि जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर पावर रिस्ट्रिक्शंस मौजूद है उससे वो उसको घंटा हार्म नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पे वो बात करे थंडर माउंटेन में प्रोटेक्ट करने की तो वो उसको भी ब्रीच नहीं कर सकता, मतलब उसको भी तोड़ नहीं सकता। हमने जाना है कि कैसे यहाँ पे अपने अपने लिमिट होते हैं, सबके पावर्स की अपनी अपनी बात होती है। और यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही चल रही होती है। लू फेंग समझ जाता है कि अगर यहाँ पे मोनार्सिस थंडर माउंटेन को कंट्रोल करते हैं तो वो इसमें ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे थंडर एंसेस्टर्स खुद एक्शन लेंगे तो ये कोई भी मसला नहीं है, कोई होप बचता ही नहीं। मतलब देखो सिंपल है, अगर एंशिएंट मोनार्स आ गए तो लू फेंग उन सबको मार नहीं पाएगा, लेकिन मोनार्सिस की बात करें तो लू फेंग उन सबको घर में घुस के कुत्ते की तरह मारेगा। सिमिलरली बात करें अगर लू फेंग भी अपने गैलेक्सी किंगडम ह्यूआंग सिटी में रहकर अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहेगा तो यहाँ पे चाहकर भी दोनों एंशिएंट नेशंस के एंसेस्टर लू फेंग के ह्यूआंग सिटी को नहीं भेज सकते हैं। मतलब सेम टू सेम वही है कि कोई भी अपने नेशंस के जगह जाकर इनविंसिबल हो जाता है, कोई भी उस जगह पे भेज नहीं सकता है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट में लू फेंग एंसेस्टर ऑफ ईस्ट डोमेन, डी किंग और एंसेस्टर ऑफ टू नेशंस ऐसे थे जो कि एक दूसरे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। सबके पास अपर हैंड होती है, लेकिन कोई भी एक दूसरे को हार्म नहीं कर सकता था, हर कोई एक दूसरे से
कंप्रोमाइज करता था। वो जानते थे कि वो चाहकर भी हरा नहीं सकते, चाहे 5 में से 4 बंदे एक पे कूद जाए, चाहे 4 में से मतलब ऐसे 4 में से एक बंदा किसी पे कूद जाए, फिर भी वो उसको नहीं हरा सकता, क्योंकि एक अपर लिमिट होती है। सबकी बंदे की पावर्स काफी ज्यादा होती है, इसलिए सब लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं। लू फेंग ने एम्पायर युआन को मारा, लेकिन फिर भी यान फेंग एंचेस्टर्स लू फेंग को देखने नहीं आते। उन्होंने इस इंसिडेंट को भुला दिया और बस इंड्योर किए था। रॉयल गॉड किंग्स वो बंदा अच्छे से जानता था कि रॉयल गॉड किंग्स ने कई सारे सिंस पाप को कमिट किया है पास्ट में, इसलिए लू फेंग इसको इंड्योर कर गया था। लेकिन दोनों के साइड में अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए आगे जंग नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे लू फेंग अच्छे से जानता था कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी लॉर्ड लैंडो और लॉर्ड वाइडेमन ने इसको तोड़ने की कोशिश की और लू फेंग काफी ज्यादा गुस्से में क्या था, उन दोनों को मरना ही होगा, जिसके साथ वो अपने किलिंग इंटेंट को सप्रेस कर ही नहीं पाता और रिलीज करने लगता है। इसी के साथ हमें थंडर माउंटेन हिडन स्पेस का सीन दिखाया जाता है। उसी वक्त वहां पे थंडर एंचेस्टर अभी भी उसी गोल्डन फिगर बोन की तरफ देख रहे होते हैं, उसको स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन सडनली वहां पे एक आवाज आती है जो चिल्ला कर के आती है, थंडर एंचेस्टर। यहाँ पे ये वॉइस थंडर एंचेस्टर के कानों तक में आती है और जैसे यहाँ आवाज उसके कानों में आती है, उस बंदे की चेहरे ही बदल जाती है और यहाँ पे थंडर एंचेस्टर को विश्वास नहीं होता कि ये हो ही नहीं सकता। मतलब बस यहाँ पे लू फेंग ने आके उसका नाम पुकारा होता है, इस बंदे की हवा उतर जाती, मतलब हवा टाइट हो जाती कि आखिरकार ये बंदा मेरा नाम कैसे ले सकता है। वो कहता है कि ये थंडर माउंटेन, इसे मैंने गॉड एम्पायर लेवल केव की वजह से पर्सनली रिफाइन किया है। यहाँ पे मैंने कई सारे हिडन स्पेसेस को ओपन किए हैं, कई सारे फॉर्मेशंस को बिछाए हुए हैं। यहाँ तक कि यान फेंग एंचेस्टर्स को भी मुझसे जब कांटेक्ट करना होता है तो वो एक ट्रेजर्स का यूज करके मुझसे कम्युनिकेट करता है। लेकिन आखिरकार ये कौन बंदा है जो कि मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रहा है, जिसके साथ लू फेंग की आवाज फिर से कहती है जो कहता है थंडर एंचेस्टर मैं इन्हें हूँ। अब यहाँ पे हमें थंडर एंचेस्टर को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में बिजली दौड़ उठती है। प्रीवियसली उसने लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी पे उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया था, उसने सोचा था कि ये कोई ऐसा जूनियर है जो कि अभी अभी ही गॉड एम्पायर रियल्म में कदम रखा है। लेकिन इस मोमेंट पे वो यहाँ पे थोड़ा सा भी केयरलेस नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे केव ट्रेजर्स स्पेसेस फॉर्मेशंस इन सभी को तोड़ के साथ उसके कानों में वो आवाज़ पहुंचा पाना ये सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। और थंडर एंचेस्टर खुद कहता कि ऐसा लगता कि मैंने लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। इसके साथ लू फेंग कहता कि थंडर एंचेस्टर्स क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे वाइट डेमन लॉर्ड और लॉर्ड लैंडो ने यहाँ पे तुम्हारे ही थंडर एंसेंट किंगडम्स के अंदर फुल 70 एपोस तक बंदों को प्लंडर किया है। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी प्लंडर करने की संख्या को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस तक बढ़ा दिया है। मतलब देखो इसी की बात कर रहा था, पहले ट्रिलियंस बताया जाता, मतलब एक एक बार ले जाता था तो ट्रिलियंस में ले जाता था, लेकिन यहाँ पे टोटली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस बताया जा रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कहीं पे देखा जाए तो 1 बिलियन ही होता है। थंडर एंचेस्टर भी पूरी तरह से हैरान हो जाता कि क्या बिलियंस में, यहाँ तक कि उसे भी नहीं समझ में आया था, उसे भी पता था कि बिलियंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि देखो, लू फेंग कहता है कि देखो मैंने एम्पायर युआन को मारा था, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने किसी को नहीं मारा। अगर जब तक प्रैक्टिशनर ऑरिजिन कंटेंट में मेजर सीन को कमिट नहीं करते, मैं अपने पास्ट एक्शंस को भुलाने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे बाइमो और लैंडो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश किया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे वो तुम्हारे थंडर एंसेंट किंगडम्स के मोनार्च से, तो तुम्हें ये देखना चाहिए कि आखिरकार तुम उनसे डील कैसे करते हो। तो ये सुनकर थंडर एंसेस्टर रिस्पॉन्स करते हुए कहते हैं कि मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेट जरूर करूँगा और कन्फर्म जरूर करूँगा। इसके साथ वो इस्तेमाल करते हुए फिर से कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी तुम्हारी स्ट्रेंथ तो सच में काफ़ी ज़्यादा है, एक बार ये मैटर रिजॉल्व हो जाए हम तीनों, मतलब मैं, यान फेंग और तुम एक साथ फिर से मीटिंग करेंगे, मतलब वो दोनों मिलने की बात करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड की आज एपिसोड में नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि आज मैंने सेकंड चैनल पे डाला था, इसकी वजह से थोड़ा सा मैं बिजी हूँ और एग्जाम भी मेरे आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।